आज बेटा हमारा टॉपिक जो है वो एविडेंस बेस्ड इंटरवेंशंस पे है। हम लोग मिटरनल और चाइल्ड न्यूट्रिशन के हवाले से बात कर रहे हैं और इसमें स्पेशली जो ग्लोबली प्रैक्टिस अप्रोचेज हैं जिनके थ्रू मिटरनल और चाइल्ड रिलेटेड हेल्थ इश्यूज को जो है वो टैकल किया जा रहा है। लास्ट टाइम हमने इसमें जो न्यूट्रिशन स्पेसिफिक और न्यूट्रिशन सेंसिटिव इंटरवेंशंस हैं उनका जिक्र किया था। तो आज हम बात करेंगे बेसिकली इंटरवेंशंस तो वही हैं, लेकिन इसमें फोकस ये होगा कि क्या कुछ ऐसा एविडेंस अवेलेबल है ग्लोबली जिनकी बेस पे हम कह सकें कि लाइक फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन जो है ना ये इसके पॉजिटिव आउटकम है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, या आयरन फोर्टिफिकेशन या आयरन सप्लीमेंटेशन जो है इसमें इसका एडोलिसेंट्स के हेल्थ है या वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज उनकी हेल्थ के अंदर इसका क्या रोल, पॉजिटिव रोल क्या है। तो इस तरह के एविडेंसेस जो है ना उनको आज हमने आपके साथ शेयर करना है। तो दीज आर बेसिकली स्टडी ऑब्जेक्टिव्स। We will describe the evidence-based interventions to address health issues related to the adolescents, uh, women of reproductive age, neonates and infants of children. तो जो हमारा फर्स्ट कंपोनेंट है इसमें हमने तीन कंपोनेंट्स हैं बेसिकली लाइफ स्टेजेस के हवाले से देखें तो एडोलेसेंट्स के बारे में हमने बात करनी है और वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज इनके लिए कौन कौन सी इंटरवेंशंस जो है वो ग्लोबली प्रैक्टिस की जा रही हैं, और इसी तरह न्यूनेट्स और इन्फेंट्स और चिल्ड्रन 6 इंटरवेंशंस जो है ना वो बेसिकली इस वक्त एडोलेसेंट्स की हेल्थ के लिए जो है वो ग्लोबली प्रैक्टिस की जा रही है, जिनमें फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन है, आयरन और आयरन की प्लस फॉलिक एसिड्स की सप्लीमेंटेशन है। बाज़ दफ़ा इससे भी ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स साइमल्टेनियसली, स्पेशली उन कंट्रीज़ में जहाँ पे न्यूट्रिशनल डिस्क्रिपेंसीज जाते हैं, वहाँ पे मल्टीपल माइक्रोन्यूट्रिएंट सप्लीमेंटेशन का कंसेप्ट भी चल रहा है। इसी तरह कैल्शियम बोन हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कैल्शियम सप्लीमेंटेशन जो है वो एग्जिस्ट करती है, और ग्वाइटर या इंटेलिजेंस के रिलेटेड जो इश्यूज हैं वहाँ पे आयोडीन सप्लीमेंटेशन और फोर्टिफिकेशन एग्जिस्ट करती है। इसी तरह बैलेंस्ड एनर्जी एंड प्रोटीन सप्लीमेंटेशन जो है चूंकि वुमेन की हेल्थ के अंदर स्पेशली जब प्रोटीन की रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा होती हैं, एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा होती हैं, तो उस वक्त इनका बैलेंस रहना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह जब हम न्यूनेट्स की बात करेंगे तो न्यूनेट्स के लिए 3 किस्म की स्ट्रेटेजीज जो है ना वो ग्लोबली प्रैक्टिस की जा रही हैं और इनके पॉजिटिव आउटकम्स रिपोर्टेड हैं। इसमें फर्स्ट वन है डिलेड कार्ड क्लैंपिंग, यानी नाफ जब हम काटते हैं ना बच्चे की बर्थ के बाद, और वो कह लें कि ट्यूब जिसका बच्चे और माँ के साथ कनेक्शन है और न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई या वेस्ट मटेरियल का एक्सचेंज होता है, तो इसको काटना, ठीक है, इमीडिएटली इसको कट ऑफ कर दिया जाता है। लेकिन डिलेड का कंसेप्ट क्या है कि इसमें 2-3 मिनट्स के बाद अगर इसको प्रैक्टिस किया जाता है तो क्या इससे बच्चे की हेल्थ पे पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। इसी तरह न्यूनेटल विटामिन के एडमिनिस्ट्रेशन, विटामिन के जो है वो एंटी क्लॉटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वर्क करते हैं और एक्सेसिव ब्लीडिंग जो किसी भी जगह पे हो सकती है उसके चांसेस को रोकने के लिए बच्चों को विटामिन के जो है वो इंट्रावेनस इसका जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। इसी तरह विटामिन ए सप्लीमेंटेशन जो है ये कह लें कि इवन चाइल्डहुड के अंदर भी जो है वो बच्चों को इसकी डोजेस जो है वो दी जाती है। न्यूनेट्स जो है ना ये बेसिकली जो लेस देन 1 मंथ एज वाला बेबी है उसके लिए हम टर्म यूज की कर रहे हैं, जो 28-29 डेज जिसकी एज होती है, और इससे ज्यादा एज वालों के लिए हम इन्फेंट और फिर चिल्ड्रन का वर्ड यूज करते हैं। बच्चों के लिए भी या चिल्ड्रन और इन्फेंट्स के लिए भी 6 के करीब स्ट्रेटजीज जो है ना वो ग्लोबली प्रैक्टिस की जा रही हैं, और इसमें ब्रेस्ट फीडिंग से लेके डाइटरी डाइवर्सिफिकेशन और कम्प्लीमेंट्री फीडिंग, इसके बाद विटामिन ए, जिंक और आयरन की सप्लीमेंटेशन है, फिर मल्टीपल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की सप्लीमेंटेशन है, और फिर कुछ बच्चों में जो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है इसकी वजह से स्पेशली सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन की स्टेज आती है, और इसको कैसे
इन पेशेंट फैसिलिटी में कैसे इसको डील किया जा सकता है और कम्युनिटी बेस्ड इसके लिए क्या स्ट्रेटजीज अडॉप्ट की जा रही हैं। और लास्टली कुछ स्पेशली जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं या इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज हैं वहाँ पे ओबेसिटी जो है वो बड़ी तेजी से इमर्ज हो रही है। तो वो ओबेसिटी को रोकने के लिए, ओवरवेट को रोकने के लिए कौन कौन सी स्ट्रेटजीज को अडॉप्ट कर रहे हैं, इनके बारे में आपसे इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। तो फर्स्ट कंपोनेंट हमारा जो होगा वो उन एविडेंस बेस्ड इंटरवेंशंस की हम बात करेंगे जो एडोलिसेंट्स, न्यूनेट्स, इन्फेंट्स, चिल्ड्रन और वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज की हेल्थ को इम्प्रूवमेंट करने के लिए ग्लोबली प्रैक्टिस की जा रही है। सेकेंड पार्ट जो इस चैप्टर का होगा, इसमें हम उन डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स की बात करेंगे या उन स्ट्रेटजीज की बात करेंगे जो जिनसे न्यूट्रिशन स्पेसिफिक इंटरवेंशंस को जो है वो इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो इसमें फोर्टिफिकेशन ऑफ स्टेपल फूड्स आ जाएगा, कैश ट्रांसफर प्रोग्राम्स आ जाएंगे, कम्युनिटी बेस्ड प्लेटफॉर्म्स फॉर न्यूट्रिशन एजुकेशन एंड प्रमोशन, मींस के क्या न्यूट्रिशन एजुकेशन जो है इसका कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट नजर आता है हेल्थ के ऊपर। और इसी तरह बच्चों में चाइल्डहुड के दौरान जो डिफरेंट टाइप की इलनेसेस आती हैं, तो उसमें इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट की अप्रोच है वो कैसे वर्क करती है। स्कूल बेस्ड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स क्या रोल प्ले कर रहे हैं, और एक्सक्लूसिव डेज बाज दफा हम फिक्स कर लेते हैं साल के किसी हिस्से में, तो जिनको हम फर्ज किया बच्चों के लिए हैं तो हम चाइल्ड हेल्थ हेल्थ डेज कह सकते हैं। तो क्या इस तरह के डेज जो हैं वो वंस और ट्वाइस अ ईयर सेलिब्रेट करने से कोई पॉजिटिव उनका इम्पैक्ट नजर आता है। तो सेकंड कंपोनेंट में हम इन स्ट्रेटजीज को या इन प्लेटफॉर्म्स को देखेंगे कि जिनके थ्रू हम न्यूट्रिशन स्पेसिफिक इंटरवेंशंस को जो है वो स्ट्रेंथन कर सकते हैं। लास्ट कंपोनेंट जो होगा इस चैप्टर का, वो उन इंटरवेंशंस की बात होगी जो स्पेशली नेचुरल क्लाइमेटीज की फॉर्म में जब इमरजेंसीज डेवलप होती हैं, माइट बी इट कैन बी अ हरिकेन, इट कैन बी अर्थक्वेक, इट कैन बी फ्लड, तो इसमें फिर क्या क्या इंटरवेंशंस जो है ना वो सक्सेसफुली जो है वो प्रोवाइड की जा सकती हैं। और स्पेशली इस सिचुएशन के दौरान बच्चों के लिए, एडोलिसेंट्स के लिए और वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ एज से जो बिलोंग करती हैं, उनके लिए क्या-क्या ऑप्शंस जो हैं वो अवेलेबल हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द इंटरवेंशंस फर्स्ट, एंड बिफोर गोइंग इनटू इंटरवेंशंस we will have an introduction related to the issue, जिसमें हमें ये बताया गया कि मिटरनल अंडर न्यूट्रिशन की वजह से ऑलमोस्ट 0.8 मिलियन न्यूनेटल डेथ्स जो हैं वो दुनिया में हो रही हैं। मींस के ये वो डेथ हैं कि जो बच्चा विद इन मंथ जो है ना वो एक्सपायर कर जाता है, और एक ह्यूज नंबर है, 8 लाख के करीब बच्चे जो हैं दुनिया में वो माँ की अंडर नॉरिशमेंट की वजह से उनकी डेथ हो जाती है, क्योंकि उनकी अपनी न्यूट्रिशन जो है वो फिर उस लेवल पे नहीं होती कि वो जो आफ्टर बर्थ जो है ना वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है उसको फेस कर सके। इसके साथ साथ जब बच्चा जो है वो अगर इस न्यूनेटल डेथ से वो जो है वो बच जाता है, तो फिर स्टंटिंग, वेस्टिंग और माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज जो है ना ये हमें बड़े लेवल पे नजर आ रही हैं, और तकरीबन 3.1 मिलियन के करीब डेथ जो है ना वो इनकी वजह से हो रही है। यानी 5 साल से पहले पहले 3.1 मिलियन, जो कि तकरीबन 31 लाख के करीब बच्चे बनते हैं, इनकी सालाना डेथ हो जाती है, और ये एक बहुत बड़ा नंबर है। इस दौर के अंदर हम बात कर रहे हैं कि जिसमें अब हम कहते हैं कि हेल्थ फैसिलिटीज जो हैं वो काफी हद तक इम्प्रूव कर चुकी हैं। अब इनके ऊपर लोग काम भी कर रहे हैं कि कैसे इनके डेथ रेट को कम किया जा सके या इसको जो है वो मैनेज किया जा सके। तो इस सिलसिले में एक स्टडी हमें मिलती है जिसमें अंडर न्यूट्रिशन और माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज जो हैं इनको बच्चों में स्पेशली कम करने के हवाले से बात की गई है, और 34 कंट्रीज का डाटा जो है ना उसको कलेक्ट किया गया है। और ये 34 वो कंट्रीज हैं जो 90% ऑफ द ग्लोबल माल नॉरिश चिल्ड्रन जो हैं उनको रिफ्लेक्ट करते हैं। यानी वैसे तो 200 प्लस कंट्रीज हैं दुनिया के, लेकिन 90% से ज्यादा जो माल नॉरिश बच्चे हैं वो इन 34 कंट्रीज के अंदर जो है ना वो पाए जाते हैं। तो यहाँ का डाटा जब पुल अप किया गया और देखा गया कि जो इंटरवेंशंस वहां पे चल रही हैं,
उनकी कास्ट कितनी हो सकती है और लाइफ्स जो है उनके नतीजे में कितनी सेव की जा सकती हैं। तो करंट टोटल डेथ इन चिल्ड्रन younger than 5 years can be reduced by 15%। तो कंक्लूजन क्या मिलता है हमें इसमें से कि 15% के करीब बच्चों की जो एग्जिस्टिंग इस वक्त डेथ है ना उनको रोका जा सकता है बाय फॉलोइंग 10 एविडेंस बेस्ड न्यूट्रिशन इंटरवेंशंस। अगर हम 10 टाइप्स की जो इंटरवेंशंस हैं वो मे बी अकेला आयरन की सप्लीमेंटेशन हो सकती है, मे बी आयरन प्लस फॉलिक एसिड की सप्लीमेंटेशन हो सकती है, वो फूड के अंदर न्यूट्रिएंट्स का लेवल एनहांस किया जा सकता है जिसको हम फूड फोर्टिफिकेशन कहते हैं। इट मे बी अ डाइटरी डाइवर्सिफिकेशन, इट मे बी विटामिन ए सप्लीमेंटेशन। तो इस तरह की जो 10 के करीब इंटरवेंशन है ना इनके ऊपर अगर अमल कर लिया जाए, और कितना अमल कर लिया जाए, 90% अगर इनकी कवरेज हो जाए, यानी 100% अगर आप कवरेज हो जाएगी तो मे बी हम 15% प्लस जो है ना उसको रिड्यूस करने में कामयाब हो जाए। तो रियलिस्टिक रहते हुए इन्होंने 10% का मार्जिन इसमें छोड़ा है। तो बाय फॉलोइंग 90% कवरेज, ठीक है, एंड अडॉप्टिंग 10 एविडेंस बेस्ड इंटरवेंशंस, we can reduce the number of malnourished children or death due to malnourishment in children up to 15%। इसमें अब एक दो इंटरवेंशन का यहाँ पे जिक्र किया गया है, स्पेशली आयोडाइज्ड साल्ट का। आयोडाइज्ड साल्ट जो है इसको पाकिस्तान में देखा जाए तो यूनिवर्सल साल्ट आयोडाइजेशन का प्रोग्राम जो है वो यहाँ पे वर्क कर रहा है, जो कि 1994 में शुरू किया गया था। और अब ऑलमोस्ट जितनी भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे आयोडाइज्ड साल्ट जो है वो अवेलेबल है, लेकिन स्टिल इसमें मैंडेटरी आयोडाइजेशन जो है वो हमें फॉलो होता नजर नहीं आती। और कंज्यूमर की अभी एजुकेशन और न्यूट्रिशन एजुकेशन को स्पेशली बूस्ट करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव जो थिंकिंग है ना वो पहले नंबर पे आती है किसी भी चीज के बारे में, इधर वो पॉजिटिव ही हो। तो लोग समझते हैं कि आयोडीन अगर सॉल्ट के अंदर ऐड की जा रही है तो मे बी इसका मकसद जो है ना वो फैमिली प्लानिंग है, या उनकी कोई बच्चों का जो बर्थ रेट है उसको पाकिस्तान में कम करना मेन ऑब्जेक्टिव है। तो इस चीज को रियलाइज करते हुए इवन पढ़ी लिखी फैमिलीज जो है ना वो भी अभी तक आयोडाइज साल्ट को यूटिलाइज नहीं कर रही। इसलिए कंपनीज को ना आयोडाइज साल्ट भी देना पड़ता है और उसके साथ उनका नॉन आयोडाइज्ड वेरिएंट जो है वो भी अवेलेबल है, क्योंकि जो इंडस्ट्री है वो कमर्शियल बेनिफिट्स पे काम करती है। तो उसको हम फोर्स नहीं कर सकते कि वो अपना नुकसान करती जाए और बेशक लोग इस चीज को खरीदें या ना खरीदें। तो iodized salt can alleviate iodine deficiency and improve health outcomes। तो अगर इसकी एक्सेसिबिलिटी बढ़ा दी जाए, यानी लोगों को अवेलेबल हो जाए और वो इसका अपटेक करना शुरू कर दें, तो अल्टीमेटली हम पॉजिटिव हेल्थ आउटकम जो इसके साथ एसोसिएटेड है, और स्पेशली जो आयोडीन की डेफिशिएंसी के साथ जो इश्यूज एसोसिएटेड हैं उनको कवर करने में कामयाब हो सकते हैं। About 1/5 of the existing burden of stunting can be averted, improving access to suggested approaches। और अगर स्टंटिंग की सिर्फ बात कर ली जाए तो तकरीबन 1/5 यानी 20% तक जो है ना इसको हम इवर्ट कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं बाय फॉलोइंग दी ग्लोबली प्रैक्टिस अप्रोचेस। Estimated total additional annual cost to scale up these 10 interventions in 34 countries with 90% coverage is estimated to be 9.6 billion US डॉलर पर ईयर। तो अगर भाई ये 34 मुल्क जो हैं वो मिलके कर लें या इंडिविजुअली फोकस कर लें तो टोटल खर्चा कितना चाहिए इसके ऊपर, 9.6 बिलियन US डॉलर। और कवरेज मैं पहले बता चुका हूँ, और इंटरवेंशन जो है ना वो आगे हम वन बाय वन डिस्कस भी करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी कास्ट नहीं है। ये जब मैं 10 बिलियन डॉलर्स की बात करता हूं तो सिर्फ एक इंडस्ट्री की एग्जांपल ले लेते हैं, पेप्सी को। पेप्सी को जो है ना ये 2014 की बात है, मैंने इसकी यूएसए में एक प्रेजेंटेशन सुनी थी जिसमें इन्होंने कहा था कि हमारे पास 15 टू 16 ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिनकी एनुअल सेल जो है वो 10 बिलियन US डॉलर से ज्यादा है। इसका मतलब है कि एक कंपनी जो है ना वो इतनी रिसोर्सफुल है, ठीक है, तो उसकी एक प्रोडक्ट जो है वो 10 बिलियन US डॉलर से ज्यादा ग्लोबली सेल होती है।
और उनकी कितनी 15-16 से ज्यादा उस वक्त जो है ना वो प्रोडक्ट्स इस रेंज में फॉल करती थी। और बहुत सारी प्रोडक्ट्स ऐसी होंगी जो 10 बिलियन यूएस डॉलर से नीचे जो एग्जिस्ट कर रही होंगी। या इंडिविजुअली अगर हम देखें तो दुनिया का जो अमीर तरीन शख्स है, ठीक है, उसकी आपको दौलत जो है ना वो इतनी नजर आती है कि अगर वो 10 बिलियन हर साल देना शुरू करते तो 20-30 साल तो इसी से गुजारा हो सकता है। तो लेकिन एनी हाउ ये जिनका प्रॉब्लम है डेवलपिंग कंट्रीज का, इनको खुद इसका कुछ सोल्यूशन ढूंढना चाहिए रादर देन कि हम हर वक्त जो है ना वो डोनेशंस का सोचते रहें। कंटिन्यूड इन्वेस्टमेंट इन न्यूट्रिशन स्पेसिफिक इंटरवेंशंस टू अवर्ट maternal and child undernutrition as well as micronutrient deficiencies by involving community and delivery strategies, we can reach poor segments of the population at greater risk, and it will result in a great difference. इट इज एक्सपेक्टेड कि जब हम इन इंटरवेंशंस को टारगेट करके चलें और कम्युनिटी को ऑनरशिप लेनी पड़ेगी इस काम के लिए, कम्युनिटी को इसके अंदर इन्वॉल्व होना पड़ेगा। जैसे मैं पहले भी बात कर रहा हूँ कि हमें हर वक्त फॉरेन एड या फॉरेन फंडिंग का नहीं सोचना चाहिए, हमें अपने लोकल सॉल्यूशंस की तरफ फोकस करना चाहिए। अब मैं यहाँ पे एक थोड़ा सा आपको विजुलाइज करवाता हूँ सिचुएशन को कि एक विलेज ऐसा है कि जहाँ पे सिर्फ गंदम पैदा की जा रही है और अल्टरनेट क्रॉप जो आती है वो साल में राइस आ जाता है। जबकि एक विलेज ऐसा है कि जहाँ पे उन्होंने पल्सेस भी वो रखी हुई हैं, कुछ लैंड जब डिप्यूट की हुई है कि वहां पे दालें पैदा की जाएं, कुछ जमीन है जहाँ पे वो सब्जियां पैदा करते हैं। इसके अलावा वो एनिमल फार्मिंग भी कर रहे हैं, फिश फार्मिंग भी कर रहे हैं, वहां पे कुछ उन्होंने बागात भी लगाए हुए हैं जिनमें सीजनल फ्रूट्स अवेलेबल हैं। तो आप सिंपली अगर विजुअलाइज करें तो बी जो विलेज है जहाँ पे ये सारी फैसिलिटीज जो है वो अवेलेबल हैं, यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि लोगों की हेल्थ जो है वो बेहतर होगी, उनको बैलेंस डाइट जो है वो मिल रही होगी एज कंपेयर टू विलेज विच इज ओनली डिलीवरिंग दी कह लें कि जो कैलोरिफिक रिच जो है ना वो क्रॉप्स दे रही हैं, जो स्टेपल क्रॉप्स दे रही हैं कि जिनसे लोग जिंदा तो रह सकते हैं लेकिन उनके अंदर डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसीज हो जाएंगी। ठीक है, तो अब ये जो मैंने एग्जांपल दी है इसमें दूसरा विलेज कौन सा है कि जहाँ पे कम्युनिटी को इन्वॉल्व किया गया, जहाँ पे उनके बड़े जो हैं और उन्होंने मिलके लोगों को ऐसी स्ट्रेटेजीज दी हैं कि जिनके थ्रू जो है वो सिचुएशन को बेहतर किया गया है और ग्रेजुअली उस गांव के अंदर जो है ना वो न्यूट्रिशन रिलेटेड डेफिशिएंसी रिलेटेड जो इश्यूज हैं वो खत्म होते जाएंगे। तो बिल्कुल इसी तरह कंट्री लेवल पे भी अगर गवर्नमेंट्स जो हैं वो वीक हैं, वो ये काम नहीं कर सकती, रिसोर्सफुल नहीं है, एटलीस्ट जिस गांव में लोग रिसोर्सफुल हो रहे हैं प्लस वहाँ पे अवेयरनेस आ रही है, तो हमें लोकल सॉल्यूशंस का वहाँ पे कम्युनिटी को इकट्ठा करके कोई एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना चाहिए। और इसकी हमें बहुत सारी अभी एग्जांपल्स भी ऐसी मिलती हैं कि जो विलेज लेवल पे कुछ पढ़े लिखे लोग जो हैं वो एनजीओज बनाते हैं और उन एनजीओज के थ्रू जो है वो सिंपल आप गाँव में अगर हाइजीन और क्लीनलीनेस को इम्प्लीमेंट कर लें तो बहुत सारी बीमारियां जो इन्फेक्शियस टाइप की होती हैं उनसे बचा जा सकता है। जी, अब लिटरेचर हम देखें तो हमें पता चलता है कि राइट स्टेज कौन सी हो सकती है कि जहाँ पे अगर हम इंटरवेंशन करें तो उसका इम्पैक्ट जो है वो लॉन्ग लास्टिंग हो सकता है। तो जस्ट एक एग्जांपल लेते हैं एडोलिसेंट हेल्थ की। एडोलिसेंट्स जो कि एक दरमियानी स्टेज है चाइल्डहुड से जब बंदा ट्रांसफर हो रहा होता है अडल्टहुड के दौरान, तो ये मेल हजरात के दरमियान हो सकता है कि ये मेल और फीमेल में ऑलमोस्ट ये 10 to 12 ईयर्स 9 to 12 ईयर्स के दरमियान वाला जो ड्यूरेशन है, और इस एज के दौरान बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस जो है ना वो हो रही होती हैं और मेल और फीमेल में बहुत सारे डिफरेंसेस जो है ना वो क्रिएट हो रहे होते हैं। तो यहाँ पे अगेन हमारे पास ऑप्शन होता है कि अगर हम हेल्थ को इम्प्रूव कर लें, फूड और न्यूट्रिशन को इम्प्रूव कर लें, तो बच्चों की हेल्थ जो है ना उसको बेहतर किया जा सकता है। अब यहाँ पे देखा गया है कि तकरीबन 10 मिलियंस जो ग्लोबली बच्चियों की शादी की जा रही है जिनकी उम्र 18 साल से कम होती है। ठीक है,
यानी 18 ईयर्स जो है ना वो अडल्टहुड की स्टेज जो है वो, और बहुत सारे कंट्रीज में ये लॉ एग्जिस्ट करता है कि 18 साल से पहले किसी बच्ची की शादी नहीं की जाएगी। लेकिन स्टिल 10 मिलियंस के करीब यानी 1 करोड़ के करीब बच्चियां जो हैं जिनकी उम्र 18 साल से भी कम होती है, उनकी शादी कर दी जाती है। अब यहाँ पे सिर्फ एक इंटरवेंशन लाने की जरूरत है कि इस एज से पहले जो है ना वो इस काम को सख्ती से रोक दिया जाए। तो सिर्फ ये काम करने से कह लें कि जिसमें हम पीरियड बिफोर फर्स्ट प्रेगनेंसी और बिटवीन प्रेगनेंसीज, इसको हम अगर एक्सटेंड करने में कामयाब हो जाते हैं, और अनवांटेड प्रेगनेंसीज जो हैं, ठीक है, या ऑप्टिमम एज एट फर्स्ट प्रेगनेंसी जो है, ठीक है, इसको अगर हम एक्सटेंड करने में कामयाब हो जाते हैं, तो इससे दुनिया में वो बच्चे जो जिनको हम लो बर्थ वेट बेबीज भी कहते हैं, और दूसरी कैटेगरी है जिनको हम स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज बर्थ्स भी कहते हैं, ठीक है, तो इनको रिड्यूस किया जा सकता है। अब स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज बर्थ कौन सी है कि जिसमें माँ की न्यूट्रिएंट्स स्टेटस इतना अच्छा नहीं है, और बच्चा जो है ना, ये जरूरी नहीं है कि ये टर्म से पहले बच्चा पैदा हो रहा है, ये प्री टर्म भी हो सकता है, ये फुल टर्म भी हो सकता है, ये पोस्ट टर्म बच्चा भी हो सकता है। यानी कंप्लीट प्रेगनेंसी जो है ना वो ड्यूरेशन के बाद भी बच्चा जब पैदा हो रहा है, तो उसको जब हम कंपेयर करते हैं उसको नॉर्मल मदर के बच्चों के साथ, तो उसका हमें तकरीबन 10% के करीब जो है ना उसके अंदर हमें वेट जो है वो कम नजर आता है। अब ये बच्चे जो है ना स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज जिसको हम बोल रहे हैं, ये ज्यादा रिस्क पे होते हैं इन्फेक्शियस डिजीजेस के, या जो हम अभी हम स्टंटिंग, वेस्टिंग या इस तरह के जो न्यूट्रिएंट्स के जो बायोमार्कर्स हैं उनकी बात कर रहे थे। अच्छा, इसके अलावा माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज की अगर हम बात करें, तो इसके हवाले से भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं इनको कोप अप करने के लिए, इनको कवर करने के लिए। और दुनिया का दूसरा सेगमेंट जहाँ पे ओवरवेट और ओबेसिटी जो है वो तेजी से बढ़ती जा रही है, तो इसको ड्रेस करने के लिए भी स्ट्रेटजीज जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं, जिनको अब हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। और इस सिलसिले में देखा जाए तो डिलीवरी प्लेटफॉर्म जो है ना, जिसमें कम्युनिटी एंड स्कूल बेस्ड एजुकेशन प्लेटफॉर्म जो है, ये ज्यादा इफेक्टिव हो सकते हैं। यानी नंबर एक तो ये कि बच्चों में और स्पेशली बच्चियों में 100% जो है ना वो एजुकेशन की कवरेज होनी चाहिए, और उसके बाद कम्युनिटी के अंदर अवेयरनेस लॉन्च करनी चाहिए, जिसके थ्रू जो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज हैं स्पेशली, और जो जिन कंट्रीज में ओवरवेट और ओबेसिटीज के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, इनको किसी हद तक जो है वो रिड्यूस जो है वो किया जा सकता है। तो इंटरवेंशंस इन वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इसमें फर्स्ट नंबर पे जो इंटरवेंशन आ जाएगी ये फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन है। और फॉलिक एसिड जो है ना, इसका अगर आप एसोसिएशन देखें तो ये हम न्यूरल ट्यूब के साथ लिंक करते हैं, और हमने लिटरेचर में कई बार पहले भी ये पढ़ा हुआ है कि फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स होते हैं। और न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स को अगर हम इवर्ट करना चाहते हैं, तो इसके लिए पेरी कंसेप्शनल फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन जो है ना वो उसकी बात की जाती है। पेरी कंसेप्शनल फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन कौन सी हो सकती है? जो लास्ट ट्राइमेस्टर जो इसका जो कह लें कि बर्थ से इर्द गिर्द वाला जो ड्यूरेशन है, उस वजह से हम पेरी अर्बन कहते हैं, ठीक है। अर्बन शहरी इलाका है, और उसके इर्द गिर्द वाला इलाका जिसको ना देहाती कहते हैं, लेकिन वो देहाती की तरह उसके अंदर टच जो है वो एग्जिस्ट करता है। तो पेरी कंसेप्शनल फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन जो है ना, अगर इस पे अमल कर लिया जाए, और स्पेशली आपको पता है कि जब प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है तो इसमें फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उस वक्त जो फोलिक एसिड अगर सप्लीमेंटेशन की फॉर्म में या फोर्टिफिकेशन की फॉर्म में वुमेन को प्रोवाइड किया जाए, तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स को रोका जा सकता है। लेकिन लास्ट ट्राइमेस्टर के अंदर आके या सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर आके फोलिक एसिड को फीड कराना, इसकी कोई जरूरत नहीं रहती। अब एविडेंस की अगर हम बात करें, तो एक स्टडी हमें बताती है कि फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन की गई, तो उससे 72% रिडक्शन आई। किस चीज के अंदर? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स के अंदर। और ये कम एविडेंस नहीं है, यानी 3/4 जो है ना, आउट ऑफ 4 3 वुमेन जो है ना उनके अंदर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का इशू नहीं आया, ठीक है।
बच्चों में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स पैदा नहीं हुए 72% पॉपुलेशन के अंदर। और इसके साथ सेकंड जो इसका बेनिफिट हुआ वो 68% रिडक्शन इन द रिस्क ऑफ रेकरेंस, यानी दोबारा होने के जो चांसेस होते हैं ना भाई, उनके अंदर भी 68% रिडक्शन देखी गई। और कंपैरिजन कहाँ पे किया गया? कंट्रोल ग्रुप के साथ। और कंट्रोल ग्रुप कौन सा था? जिसको कोई इंटरवेंशन नहीं दी गई, मींस के फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन नहीं दी गई, उसको हम प्लेसबो भी बोलते हैं। या ऐसा ग्रुप भी हो सकता है कि जिन्होंने बाकी तो न्यूट्रिएंट्स का इनटेक किया है लेकिन उसमें फॉलिक एसिड शामिल नहीं था। तो ये इससे ये चीज साबित हो गई कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को अगर कवर करना चाहते हैं तो फॉलिक एसिड ही एक सोल्यूशन हो सकता है। इसमें आयरन, कैल्शियम या बाकी मल्टीपल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं अदर देन फॉलिक एसिड, उनका कोई रोल नहीं है। और नंबर 2, 70% तक रिडक्शन और 68% तक रेकरेंस के जो चांसेस हैं वो हमें इस स्टडी में मिलते हैं। इसके अलावा मजीद क्या देखा गया कि बर्थ वेट जो है ना उसके अंदर इंप्रूवमेंट हुई। मीन बर्थ वेट यानी एवरेज ली गई होगी ना जब पॉपुलेशन की, तो उनके बर्थ वेट में बच्चों में इंप्रूवमेंट नजर आई विद द 79% रिडक्शन इन द इंसिडेंस ऑफ मिगेलोब्लास्टिक एनीमिया। अनीमिया की भाई डिफरेंट टाइप्स हैं और इसमें स्पेशली जो फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से जो अनीमिया होता है इसको हम मिगेलोब्लास्टिक एनीमिया बोलते हैं। और इसमें बेसिकली होता क्या है कि जो रेड ब्लड सेल्स हैं बेसिकली वो बोन मैरोज में प्रोड्यूस होते हैं। इन केस ऑफ इफ द डेफिशिएंसी ऑफ फॉलिक एसिड इज देयर, तो इसमें क्या मसला होगा कि जो बोन मैरो के अंदर सेल प्रोड्यूस होंगे दे विल स्ट्रक्चरली लार्ज, एबनॉर्मल, इमेच्योर, ठीक है। और अल्टीमेटली ये जो हेल्दी सेल्स होते हैं उनको भी क्राउड कर लेते हैं और उनको भी प्रॉपर काम नहीं करने देते। और प्रॉपर काम क्या था? आरबीसीज का रोल क्या होता है कि ये ऑक्सीजन को कैरी करते हैं बॉडी के अंदर, हर सेल हर टिश्यूज तक इन्होंने ऑक्सीजन लेके जानी है और इसके बगैर हमारा मेटाबॉलिज्म भी नहीं हो सकता, एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो सकती। अब इस वाली कंडीशन को हम अनीमिया कहते हैं। तो लिटरेचर में अगर आप देखें ना तो आपको एक सर्वेस के अंदर अक्सर लिखा मिलता है कि टोटल अनीमिया कितना था और फिर उसमें आगे स्पेसिफिक किया होता है कि आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया कितना था। और अगर किसी का पैरामीटर स्टडी के अंदर शामिल हो तो ये भी लिखा हो सकता है कि मेगेलोब्लास्टिक अनीमिया कितना था। तो जब हम टोटल की बात करेंगे तो इट कैन बी आइदर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयरन एज वेल एज मेगेलोब्लास्टिक फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी। और अगर हम स्पेसिफिक हो जाएंगे तो फिर वो उसी सेगमेंट को रिफ्लेक्ट कर रहा होगा। तो इस चीज को भाई अच्छी तरह अपने जेहन में रखना है। 72, 68 और 79 के जो स्टैटिस्टिक्स हैं ये हमें बताते हैं कि इंटरवेंशन जो है ना स्पेशली फॉलिक एसिड की सप्लीमेंटेशन इसका पॉजिटिव आउटकम है इन द हेल्थ ऑफ वुमेन। इसके साथ साथ ये भी पॉजिटिव चीज गिनी जाती है कि जो आप खा पी रहे हैं उसका कोई नेगेटिव इफेक्ट ना हो। तो नो एविडेंस ऑफ एडवर्स इफेक्ट्स एज अ रिजल्ट ऑफ फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन। लेकिन इसमें स्टिल वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज तक पहुंचना और स्पेशली किस दौर में पहुंचना, पेरी कंसेप्चुअल पीरियड के दौरान जब इसकी जरूरत है। तो स्टिल कहता है कि डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स जो हैं उनमें लॉजिस्टिकली चैलेंज है। पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह लेडी हेल्थ वर्कर्स का बड़ा अच्छा नेटवर्क यहाँ पे एग्जिस्ट करता है और सारी दुनिया इसको जो है ना वो अप्रिशिएट करती है। मोर देन 1 लाख जो है ना इनका नंबर है और ये उसी एरिया से बिलोंग करती हैं, गली मोहल्ले वाले लोगों को जानती हैं और उनको टाइमली ये सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, स्पेशली ये अगर सप्लीमेंट्स या इस तरह की चीजें आप देना चाहते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली है कि इसी महीने भी हम इनका देख रहे थे कि ये अपने हक के लिए जो है ना वो स्ट्राइक पे थी। Fortification of cereals and other foods might be a feasible way to reach the population in need. तो दूसरा हल क्या हो सकता है कि आप जो डाइटरी फूड्स स्टेपल्स लोग खाते हैं, गंदम, चावल, इस तरह की चीजें, उनके अंदर देखें कि क्या ऑप्शंस हो सकते हैं कि हम फॉलिक एसिड को वैसे ही ऐड कर दें। तो फॉर एग्जांपल यूएसए में जो व्हीट फ्लावर अवेलेबल है उसमें नेचुरली जो है ना उन्होंने पहले ही ऐड कर दिया हुआ है। यानी कम्युनिटी के अंदर डेफिशिएंसी जब हो तो फिर जस्ट लाइक व्हीट के अंदर जब हम आयरन की फोर्टिफिकेशन करते हैं तो साथ फॉलिक एसिड की फोर्टिफिकेशन भी कर देनी चाहिए।
आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन, ठीक है। तो आयरन अकेले की सप्लीमेंटेशन भी कुछ कंट्रीज में चल रही है और कुछ में आयरन प्लस फोलिक एसिड दोनों को इकट्ठा जो है ना वो फोर्टिफाई किया जाता है प्रोडक्ट के अंदर जो है। तो आयरन सप्लीमेंटेशन इन नॉन प्रेग्नेंट वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज, यानी प्रेग्नेंट नहीं है, और आयरन उनको कब दिया गया? इंटरमिनेंट। इंटरमिनेंट क्या होता है कि कभी डोज दे दी, कभी डोज नहीं मिली, कंटिन्यूटी नहीं है इसके अंदर। तो स्टिल 27% अनीमिया जो है ना उसके अंदर रिडक्शन देखी गई है। डेफिनेटली ये आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया की बात हो रही है। इसी तरह एक और रिव्यू हमें मिलता है, कॉकरेन रिव्यू। भाई क्या है ये रिव्यू? कॉकरेन एक ऑर्गेनाइजेशन है यूएसए के अंदर, चैरिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें साइंटिफिक कम्युनिटी जो है ना इसके पैनल में शामिल है, और ये लिटरेचर जो है ना वो इकट्ठा करके ग्लोबली उसको एनालाइज करके बाज दफा मेटा एनालिसिस वगैरह करते हैं, और बहुत सारे जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए ये एविडेंस बेस्ड जो है ना वो पब्लिकेशन तैयार करते हैं। कॉकरेन रिव्यू जो है ना ये हमें बताता है कि डेली आयरन सप्लीमेंटेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर लॉन्च की जाए तो 70% अनीमिया को कम किया जा सकता है। तो हेल्दी मदर्स जो नॉर्मल थी, नॉन प्रेग्नेंट थी, उनको 27% रिडक्शन, और अगर प्रेग्नेंट हैं तो उनको 70% तक रिडक्शन जो है अनीमिया के अंदर रिपोर्टेड है। और आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया की बात करेंगे तो ये 67% है। इसके अलावा एडिशनल बेनिफिट क्या हुआ? 19% रिडक्शन इन द इंसिडेंस ऑफ लो बर्थ वेट। यानी काम तो सिर्फ हम ये करना चाहते थे ना, अनीमिया को टैकल करना चाहते थे, लेकिन इस सप्लीमेंटेशन का एडिशनल बेनिफिट जो है वो हेल्दी बर्थ वेट की फॉर्म में भी नजर आना शुरू हो गया। एक और रिव्यू जो है उसको अगर हम देखें तो ये सजेस्ट करता है कि इंटरमिनेंट iron supplementation or daily iron supplementation or both iron and folic acid supplementation जो है इनका इम्पैक्ट जो है वो सेम नजर आता है, ठीक है। तो WHO की रिकमेंडेशन क्या आ गई भाई कि डेली आयरन सप्लीमेंटेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एज अ पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ केयर इन पॉपुलेशन एट रिस्क ऑफ डेफिशिएंसी। यानी WHO कहता है कि ये आपका स्टैंडर्ड प्रोसीजर होना चाहिए किसी भी कंट्री के अंदर कि आपने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो आयरन सप्लीमेंटेशन करनी है, जस्ट लाइक ये मैंडेटरी एक काम होना चाहिए। तीसरी अप्रोच जो है वो मल्टीपल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, जिसमें एक से ज्यादा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं, और इसकी रीजन क्या है कि स्पेशली जो लीस्ट कह लें या लो और मिडिल इनकम जो कंट्रीज हैं वहां पे न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी इतनी वर्स फॉर्म में हो चुकी हैं कि अगर हम वन बाय वन उनको टैकल करेंगे तो उससे शायद हम उतना पॉजिटिव बेनिफिट ना ले सकें इन टर्म्स ऑफ कह लें कि पॉजिटिव मैटरनल आउटकम्स की शक्ल में, जितना कि हम मल्टीपल न्यूट्रिएंट्स को करके ले सकते हैं। एक स्टडी हमें बताती है कि 11 to 13% लो बर्थ वेट एंड स्मॉल फॉर जेस्टेशनल बर्थ जो है उनमें हमें रिडक्शन नजर आई, जबकि effect on anemia and iron deficiency anemia were much the same as compared with the iron and folic acid supplements alone। तो ये पॉजिटिव चीजें हैं सारी कि बेशक आप आयरन और फॉलिक एसिड अलहदा दे रहे थे तो उसका भी वही रिजल्ट है, और अगर आप मल्टीपल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर इनको भी शामिल कर देते हैं तो सेम रिजल्ट आएगा। लेकिन एडिशनल बेनिफिट क्या हो रहा है इसके अंदर? 11 to 13% लो बर्थ वेट एंड स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज जो बर्थ है उनके अंदर रिडक्शन है। इसके अलावा दुनिया में अभी एक ये भी परसेप्शन पाई जाती है कि जब हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की सप्लीमेंटेशन करते हैं तो इसके नेगेटिव इम्पैक्ट ज्यादा है एज कम्पेयर टू पॉजिटिव। लेकिन ये रिव्यू हमें क्या बताता है? 29 एनालिसिस किए गए, 29 स्टडीज का एनालिसिस जब किया गया तो इट वाज फाउंड नो एडवर्स इफेक्ट्स ऑन मैटरनल मोर्टेलिटी, स्टिल बर्थ यानी बच्चा पैदा होता है, फौत हुआ हुआ, एंड न्यूनेटल मोर्टेलिटी कि जस्ट विद इन मंथ जो उसकी डेथ हो जाती है, और मैटरनल मोर्टेलिटी ज़ार जचकी के दौरान माँ की खुद डेथ हो जाना। तो ये देखा गया 29 एनालिसिस के अंदर कि जो इस तरह की परसेप्शंस पाई जाती हैं ना वो ठीक नहीं है, और इनसफिशिएंट डाटा जो है ना वो एग्जिस्ट करता है, स्पेशली जो कहते हैं जी इसका न्यूरल डेवलपमेंटल आउटकम्स के ऊपर जो है वो अफेक्ट होता है। तो प्रीलिमिनरी डाटा अगर हम देखें एक ट्रायल का जिसमें मल्टीपल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को एक ग्रुप के अंदर मल्टीपल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स दिए गए हैं और दूसरे ग्रुप को आयरन फोलेट सप्लीमेंटेशन दी गई है,
बांग्लादेश के अंदर। तो देयर वाज सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन प्री टर्म बर्थ्स विद नो एडवर्स इफेक्ट्स। तो दोनों ग्रुप्स के अंदर जो है ना वो हमें सेम जो कंक्लूजन्स हैं वो मिलते हैं कि देयर वाज रिडक्शन इन प्री टर्म बर्थ। Inclusion of the study in our meta-analysis confirms the reduction in low birth weight and small for gestational age and is also indicative of an effect on preterm birth. These findings support the potential replacement of iron folate supplements in pregnancy with the multiple micronutrient supplements in the population at risk. तो ये सजेस्ट किया जाता है कि अगर ये स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की जाए तो सारे बेनिफिट्स जो हैं वो हार्वेस्ट किए जा सकते हैं। कैल्शियम भाई इसकी डेफिशिएंसी आपको पता है ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह जो है इसको काज करता है, लेकिन इसके अलावा जो है ना ब्लड प्रेशर के साथ भी इसका एसोसिएशन है। तो जेस्टेशनल हाइपरटेंशन डिसऑर्डर्स जो हैं ये लीडिंग काज हैं मैटरनल मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी ग्लोबली अगर देखा जाए, और इनसे प्री टर्म बर्थ होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं, या फेटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन जो है वो रिपोर्टेड है, यानी बच्चों की ग्रोथ नहीं हो सकेगी फीटस के अंदर और अल्टीमेटली दे विल बी लो इन वेट। Calcium supplementation during pregnancy in women at risk of low calcium intake has been shown to reduce maternal hypertensive disorders and preterm birth. और इसमें स्टडी हमें क्या बताती है, 35% रिडक्शन इन जेस्टेशनल हाइपरटेंशन, यानी वो हाइपरटेंशन जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होती है, और इसके अलावा इस स्पेसिफिक कंडीशन को अब हम प्री एक्लेम्प्सिया भी कहते हैं, जो कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर ब्लड प्रेशर जो है वो कंटिन्यूसली हाई रहता है तो उसको रिफ्लेक्ट करती है। तो इसमें 55% रिडक्शन थी, और इसी तरह प्री टर्म्स बर्थ के अंदर 24% रिडक्शन जो है। तो ये तीनों इंडिकेटर्स जो हैं वो पॉजिटिव साइड पे नजर आते हैं। एक और स्टडी के अंदर 52% रिडक्शन इन प्री एक्लेम्प्सिया हैज बीन रिपोर्टेड। तो इस स्टडी में 55 थी, और नेक्स्ट स्टडी में तो हम कह सकते हैं कि मोर देन 50% पॉपुलेशन है उसके अंदर पॉजिटिव आउटकम्स नजर आते हैं। मैटरनल आयोडीन सप्लीमेंटेशन और फोर्टिफिकेशन एक और स्ट्रेटेजी है भाई। तो इसको स्टार्ट करने के लिए मैं आपका सेक्शन जो है ना इसको ऑफ करने जा रहा हूँ, और नेक्स्ट सेशन को आप काइंडली दोबारा ज्वाइन कर लें। वी आर इन लास्ट मिनट्स नाउ, तो मैं खुद इसको स्टॉप करने जा रहा हूँ और आप काइंडली नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करें ताकि इसको कवर किया जा सके।